आज हम फिर से आप सभी के लिए सीटेट, टेट, बी और अन्य संबंधी परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिनमें आज हमारा पहला प्रश्न है 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या थी। ऑप्शंस हैं हमारे रक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ, भारत रक्षा क्षेत्र के नए आयाम, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ लें। तो अब इसके बारे में कुछ जानकारियां भी हैं जिसको मैं भी देता हूं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा इसका थीम था। तो ये थीम था भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। अब इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं कि 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 कब व कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो है 5 फरवरी 2020 को हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये याद रखना है सबको, लखनऊ में हुआ था। और किसने इसका उद्घाटन किया था? तो इसके उद्घाटन करने का काम किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, एक और प्रश्न इससे बनता है कि किन दो राज्यों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कौन से ऐसे दो राज्य हैं जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है? तो दो राज्य हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि जो कि पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इन्हीं सब से रिलेटेड है जिसको इस 2020 के 11वें डिफेंस एक्सपो में प्रस्तुत किया गया था। तो उस यहाँ पर बैलिस्टिक हेलमेट प्रस्तुत किया गया था जिससे AK-47 की गोलियों से बचा जा सके। इसको बनाने का काम किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मेजर अनूप मिश्रा। इससे पहले भी ये और भी ऐसे ही काम कर चुके हैं, जैसे जो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये दुनिया की एक ऐसी हेलमेट बनाया इन्होंने, पहला ऐसा हेलमेट जो कि AK-47 की गोली को 10 मीटर की दूरी पर रहने पर भी इसे रोक सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मानव दुग्ध बैंक के नेटवर्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के मॉडल को अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और USA। इसमें होगा हमारा आंसर ब्राज़ील। अब दूध की बात आई है तो दूध के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारत का मिल्क मैन किसको कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये कि भारत का मिल्क मैन जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि अमूल दूध की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना है हमको कि अमूल दूध की शुरुआत जो है वो वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास कृष्ण भाई पटेल ने की थी। अमूल दूध की शुरुआत वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास कृष्ण भाई पटेल ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अब अमूल नाम आया तो अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। ठीक है, तो ये कहीं पूछा जा सकता है कि जैसे मिल्क मैन किसको कहते हैं या फिर अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया मानव दुग्ध बैंक। तो अब मानव दुग्ध बैंक में अपनाया तो जरूर ब्राज़ील का, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत में इसकी शुरुआत का काम किया था डॉक्टर अर्मीडा फर्नांडिस ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अर्मीडा फर्नांडिस, ये हमको जान जाना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ नहीं होती हैं और नवजात होने की वजह से वो ऊपर का दूध पचा नहीं पाते हैं। इसी वजह से दूध को, जो मानव का दूध है उसको स्टोर करने के लिए एक मानव दुग्ध बैंक नेटवर्क की स्थापना की गई। ठीक है, अब एक और बात है, सबसे पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत किस जगह पर हुई?
तो सबसे पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत जो है वो हैदराबाद में हुई थी, हैदराबाद में हुई। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया गया। तो पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाया गया। और कहीं कहीं ये माना गया है कि ह्यूमन मिल्क बैंक को ही मदर मिल्क बैंक कहा गया, जो कि गलत है। मदर मिल्क बैंक अलग है, ह्यूमन मिल्क बैंक अलग है, ठीक है। तो मदर मिल्क बैंक की भी जो हेड हैं, जो जिन्होंने निर्माण किया, वो भी डॉक्टर अर्मीडा फर्नांडिस ही थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहला मदर मिल्क बैंक कब शुरू किया गया। पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो 20 मई 2012 को शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल में केंद्र द्वारा किस उद्देश्य से नर्चर द फ्यूचर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो ये जान जाइए आप सब। ऑप्शन है हमारे, आईएएस द्वारा अपने क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, इसरो द्वारा प्रतिवर्ष देश के 500 बच्चों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण कराना, सिविल सेवा प्रशिक्षकों द्वारा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण कराना, या ग्रामीण स्कूलों में छठी क्लास से बच्चों की किसी एक कौशल का प्रशिक्षण कराना। तो ये जो शुरू किया गया था नर्चर द फ्यूचर, वो सारा काम दिया गया जो सिविल सर्वेंट्स थे, यानी कि आईएएस पीसीएस जो थे, उनको दिया गया कि वो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करें। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के प्रथम 9 महीने में चीन के भारत का मरीन निर्यात कितना था। निर्यात के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन है 400 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर और 800 मिलियन डॉलर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी 800 मिलियन डॉलर का निर्यात भारत जो है वो पहले 9 महीने में चीन के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया में एक ओंकार प्रतीक वाली उड़ान किस वायु मार्ग पर आरंभ किया गया। ऑप्शन है मुंबई अमृतसर स्टानस्टेड, दिल्ली चंडीगढ़ ओटावा, दिल्ली अमृतसर मॉन्ट्रियल और मुंबई पटियाला न्यूयॉर्क। तो ये हम एक ओंकार का साइन है, यानी कि सिखों का साइन है, तो 100% ये अमृतसर होगा, ठीक है। तो अमृतसर यहाँ 2 दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि श्री गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित बनाने के लिए एक अद्वितीय कार्य किया गया था। मतलब पहली बार एयर इंडिया ने अपने विंग्स पर ओंकार साइन को लगाया था, जिससे कि 550वीं जो गुरु नानक देव की जयंती है उसको और यादगार बनाया जा सके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से करता हूँ, कमेंट में उसका आंसर दीजिए। भारत विश्व का किस स्थान पे सबसे बड़ा मत्स्य पालक देश है। मतलब भारत का मत्स्य पालन में कौन सा स्थान है, ये सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही पेयर नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं नौचंडी मेला मेरठ, देवी पाटन मेला गोंडा, रामायण मेला चित्रकूट और महावीर जी मेला प्रयागराज। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें महावीर जी मेला प्रयागराज, क्योंकि महावीर जी का जो मेला होता है वो उनके जन्म के दिवस के अनुसार जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और ये करौली राजस्थान में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, याद कर लें आप लोग, करौली राजस्थान, ठीक है। अब इनके बारे में जो बाकी मेले बचे उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला आता है नौचंडी का मेला। नौचंडी का मेला मेरठ में लगाया जाता है। मेरठ सबको पता है कि वो उत्तर प्रदेश में है। तो मेरठ से रिलेटेड एक टॉपिक है कि वहाँ पर एक हस्तिनापुर नाम का स्थान था। तो हस्तिनापुर में ही विदुर का टीला पाया गया था। ये याद रखना है कि विदुर का टीला कहाँ पाया गया था, तो हस्तिनापुर। और आज हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ के स्थान पर
मतलब हस्तिनापुर का नाम अब मेरठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नौचंदी का मेला, एक और बात जान लेते हैं। मेरठ से लखनऊ को जोड़ने वाली केवल एक ही ट्रेन है और उसका नाम है नौचंदी एक्सप्रेस। ठीक है, अगला हमारा है देवी पाटन का मेला, जो कि सही है, गोंडा में लगाया जाता है। रामायण का मेला, तो रामायण का मेला ये याद रखिएगा कि केवल चित्रकूट में ही नहीं लगाया जाता है, रामायण का मेला चित्रकूट के साथ साथ अयोध्या में भी लगाया जाता है। अब इसके बारे में जान जाते हैं कि इसको शुरुआत किसने की थी या फिर इसकी परिकल्पना किसने दी थी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रामायण मेला के आयोजन की जो परिकल्पना है वो कब और किसने दी थी। तो रामायण मेला पहली बार परिकल्पित किया गया था 1961 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, इन्हीं के द्वारा ये किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि उनकी याद में किया गया, मतलब कि रामायण को लोग न भूलें, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब रामायण मेला का प्रथम आयोजन कब और किसने कराया, ये इन्होंने तो केवल परिकल्पना की थी, लेकिन आयोजन का काम जो था वो सन 1973 ईस्वी में किया गया कमलापति त्रिपाठी के द्वारा। कमलापति त्रिपाठी, ठीक है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण मेला का प्रथम आयोजन अयोध्या में कब और किसने किया। मैंने अभी बताया ना कि चित्रकूट और अयोध्या दोनों जगहों पर होता है, तो अयोध्या में कब और किसने किया। तब जब अयोध्या की बात आती है तो ये शुरू किया गया था सन 1982 में श्रीपति मिश्र के द्वारा। ये तीनों जो लोग, जिसने परिकल्पना की या जिसने चित्रकूट में शुरू कराया या फिर जिसने अयोध्या में शुरू कराया, तीनों जो थे वो तीनों लोग क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो श्रीपति मिश्र ने इसको शुरुआत कराया, क्योंकि यही एक मौका था जिसके वजह से हम उसका जीर्णोद्धार रामायण मंदिर का, यानी कि अयोध्या मंदिर का, हम कर सकते थे। तो इसीलिए ये रामायण का मेला वहाँ शुरू कराया गया। ठीक है, लास्ट, अब आगे की ओर एक और क्वेश्चन है, महावीर जी किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो महावीर जी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो अब आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और आखिरी तीर्थंकर कौन थे, ये हमेशा पूछ देता है कि पहले और आखिरी। तो पहला याद कर लीजिए आप लोग ऋषभ देव, दूसरा याद कर लीजिए महावीर स्वामी, जिनको 24वें तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न है कि महावीर स्वामी का ओरिजिनल नाम क्या था, असली नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का असली नाम था वर्धमान। कभी कभी पूछ देता है कि महावीर स्वामी का असली नाम क्या था, तो ये आंसर आपको याद होना चाहिए, वर्धमान। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसका हमारा ऑप्शन है दिया हुआ है 20, मतलब 20, 15, 12 और 9। तो अब जब इसमें ऑप्शन दिया 20, 12, 15 और 9, तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें 20 इसमें सही, यानी कि कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अब एक क्वेश्चन है, अब कृषि से आ गए तो कृषि से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, कितने हैं, तो ये टोटल जो हैं 28 कृषि विज्ञान केंद्र टोटल उत्तर प्रदेश में हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ICAR कृषि अनुसंधान परिषद हैं। ICAR, आप सब लोग मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट में लिख करके बताएंगे ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ICAR कृषि अनुसंधान परिषद हैं। तो टोटल जो हैं ये 10 हैं। ठीक है, ICAR कृषि अनुसंधान परिषद 10 हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में
कितने राज्य कृषि विद्यालय हैं? राज्य कृषि विद्यालय कितने हैं? राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप नोट करते जाएं कि कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो टोटल जो हैं 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय यूपी में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी में कितने राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं? तो इसका आंसर भी है राष्ट्रीय शोध केंद्र भी 4 ही मौजूद हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना था? ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं अगर, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 912, 940, 927 और 943। तो यूपी का जो लिंगानुपात था वो 912 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो एक सिंपल सी बात है, सबके दिमाग सबको पता होगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य एक ही है, वो है हरियाणा। हरियाणा, जहाँ पे 879 जो कि वहाँ का लिंगानुपात रेशियो है, यानी कि 879 लड़कियाँ प्रति 1000 लड़कों पर हैं। और सबसे अधिक किसका है? सबसे कम तो बता दिया, सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक जो है वो केरला का है, केरल का, यानी केरल का है। तो अब कितना है? 1084 लड़कियां प्रति लड़के हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न, अब जनगणना की बात आ गई तो एक बात आप लोग जान जाइए कि हमारी जो पहली जनगणना थी वो 1872 में की गई थी। ठीक है, लेकिन नियमित हमको पता है कि हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो हमको ये अब 72 है तो फिर ऑब्वियस 2012 में होनी चाहिए, क्यों 2011 में हुई? तो ये हमको पता होना चाहिए। पहली जनगणना भले से 1872 में हुई थी, लेकिन पहली व्यवस्थित जनगणना जो है वो 1881 से प्रारंभ होती है। 1881 से अब ये प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूची वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं? सीतापुर है, प्रयागराज है, हरदोई है, आजमगढ़ है। या फिर सीतापुर है, लखनऊ है, आगरा है, आजमगढ़ है। तीसरा है गाजियाबाद, वाराणसी, श्रावस्ती और बागपत। तो ये जान जाइए गाजियाबाद तो नहीं है, पहला ऑप्शन ये क्रॉस कर दीजिए। प्रयागराज, बिजनौर, महरेबा और हरीमपुर, ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई और आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी रही है? आंसर दिया हुआ है हमारा 57.2%, 77.3%, 67.7% और 56.3%। तो अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसका आंसर जान लें कि हमारा आंसर होगा 57.2% कुल महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की है। अब एक बात ये जान जाते हैं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुल कितनी है? साक्षरता दर जो है 69.72% की है। ठीक है, ये जो है पहले से लगभग 5.88%, पिछले 2001 के जनगणना के बाद ये बढ़ी है, लगभग 5.88% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब सबसे कम जनगणना वाला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है हमारा बिहार। और बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.80 है, 61.80 है।
ठीक है। अब अगर पूछ देता है इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.20 है और महिला साक्षरता दर जो है वो केवल और केवल 51.50 है, जो कि लगभग 50% के आसपास है, मतलब आधी ही जनसंख्या वहाँ की शिक्षित है। ठीक है। अब सबसे अधिक साक्षरता वाला तो अब बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं कि केरल है। ठीक है। इसकी साक्षरता दर लगभग 94% का है। ठीक है। यहाँ पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 96.11% का है। ठीक है। वहीं महिला साक्षरता दर को अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% है। और अगर कभी पूछ दिया कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो इसका भी आंसर है भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो लगभग 74.04% है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अब इसी उत्तर प्रदेश से ही बहुत सारे प्रश्न हमारे बन सकते हैं। जैसे देखिए उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? उत्तराखंड उसी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से ही, तो उसका निर्माण कब हुआ? तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। और मैं अभी जनगणना से ही कुछ प्रश्न और पूछता हूँ। जैसे जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो जो साक्षरता में सबसे कम है वही जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है, यानी कि बिहार। ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है 1102 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद करें और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको आप लोग आंसर दें। और एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपिता के नाम से तो हम जानते हैं कि बापू को कहा जाता है, बापू यानी कि महात्मा गांधी, लेकिन आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, ये उपाधि किसको दी गई थी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएं।